नमस्कार। आज हमारे सामने यूपीएससी स्तर के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो हाल की खबरों पर आधारित हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब ढूंढना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम हर सवाल और उसके विकल्पों की गहराई से पड़ताल करेंगे मतलब हम ये इन स्थिर अवधारणाओं को मौजूदा घटनाओं से जोड़कर देखेंगे। ताकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं के लिए एक ठोस समझ बन सके। बिल्कुल, ये विश्लेषण इसी पर केंद्रित होगा कि कैसे एक समाचार, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो या कोई व्यापार समझौता, पाठ्यक्रम के मुख्य विषयों से जुड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल राजव्यवस्था और न्यायपालिका से है और ये भारत में इच्छा मृत्यु की कानूनी स्थिति के बारे में है। इसके 3 कथन हैं। पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार माना है। हाँ, और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार। जीवन के अधिकार में अब गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। अच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट के 2018 के कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले से स्थापित हुआ था। तो इसका मतलब है कि पहला कथन सही है। जी। अब दूसरे कथन पर आते हैं। निष्क्रिय और सक्रिय इच्छा मृत्यु के बीच का अंतर। हाँ, ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। कथन कहता है कि भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कानूनी रूप से स्वीकार्य है, जबकि सक्रिय इच्छा मृत्यु एक आपराधिक कृत्य है। बिल्कुल सही। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब है जीवन रक्षक प्रणालियों या उपचार को हटा देना। ओके। जिससे व्यक्ति की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाए। भारत में कुछ दिशा निर्देशों के तहत इसकी अनुमति है। और सक्रिय इच्छा मृत्यु? वहीं सक्रिय इच्छा मृत्यु में व्यक्ति को मारने के इरादे से कोई जानलेवा पदार्थ दिया जाता है, जो भारत में पूरी तरह से अवैध और मतलब एक दंडनीय अपराध है। तो दूसरा कथन भी सही है। ठीक है। और लिविंग विल का क्या? ये कैसे काम करता है? तीसरा कथन इसी के बारे में है। लिविंग विल एक लिखित निर्देश है जिसमें एक व्यक्ति पहले से ही यह तय कर सकता है। अच्छा, मतलब एडवांस में? हाँ, एडवांस में, कि यदि वह भविष्य में ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां वह निर्णय लेने में असमर्थ हो तो उसे जीवन रक्षक उपचार न दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी मान लिया है? जी, सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले में इसे कानूनी मान्यता दी। इसलिए तीसरा कथन भी सही है। तो इसका मतलब है कि तीनों कथन सही है? हाँ, तीनों। तो मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो यह विषय मौलिक अधिकारों की गतिशील प्रकृति और नैतिकता, कानून और चिकित्सा के बीच के जटिल संबंधों को दिखाता है। बिल्कुल। चलिए, अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये अर्थशास्त्र से है, जो भारत ओमान व्यापार समझौते के संदर्भ में है। हाँ, ये सवाल आर्थिक एकीकरण के विभिन्न स्तरों को समझने के लिए बहुत अच्छा है। भारत हाल ही में यूएई और ओमान जैसे देशों के साथ सीपा पर काफी ध्यान दे रहा है। राइट। तो इसके भी 3 कथन हैं। पहला, एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी सीपा एक मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए से ज्यादा व्यापक होता है, क्योंकि इसमें सेवाओं और निवेश का व्यापार भी शामिल होता है। ये बिल्कुल सही है। एफटीए मुख्य रूप से वस्तुओं पर टैरिफ कम करने पर केंद्रित होता है। अच्छा। जबकि सीपा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, व्यापक है। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार मतलब आईपीआर जैसे कई अन्य क्षेत्र भी शामिल होते हैं। इसलिए पहला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। और ये उत्पत्ति के नियम या रूल्स ऑफ ओरिजिन क्यों जरूरी है? दूसरा कथन इसी पे है। देखिए, ये नियम ट्रेड डिफ्लेक्शन को रोकते हैं। ट्रेड डिफ्लेक्शन वो क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कोई गैर सदस्य देश समझौते का लाभ उठाने के लिए अपने माल को किसी सदस्य देश के माध्यम से कम टैरिफ पर नहीं भेज सकता। ओह, मतलब कोई धोखाधड़ी ना हो? बिल्कुल। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि छूट केवल समझौते में शामिल देशों के उत्पादों को ही मिले। तो दूसरा कथन भी सही है। समझ गई। और कस्टम्स यूनियन, ये एफटीए और सीपा से कैसे अलग है? कस्टम्स यूनियन एकीकरण का एक और गहरा स्तर है। इसमें सदस्य देशों के बीच कोई टैरिफ नहीं होता एफटीए की तरह। हाँ। लेकिन साथ ही वे सभी बाहरी दुनिया के लिए एक समान टैरिफ की दीवार खड़ी करते हैं। एक समान बाहरी टैरिफ मतलब यूनियन के बाहर के किसी भी देश से आने वाले सामान पर सभी सदस्य देश एक ही जैसा टैक्स लगाएंगे। यूरोपीय संघ इसका एक क्लासिक उदाहरण है। इसलिए तीसरा कथन भी सही है। तो इसके भी तीनों कथन सही हैं। हाँ, और मेंस के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये समझौते भारत की विदेश नीति और आर्थिक कूटनीति के लिए कितने ज्यादा अहम हैं। सही बात है। चलिए अब तीसरे सवाल पर आते हैं। ये पर्यावरण और विज्ञान से है।
जो BS उत्सर्जन मानकों के बारे में है। हाँ, भारत स्टेज। हाँ, पहला कथन है कि भारत ने BS-5 चरण को छोड़कर सीधे BS-4 से BS-6 मानकों को अपनाया। हाँ, ये वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए एक बहुत बड़े नीतिगत कदम को दिखाता है। ये तो काफी बड़ा जंप था। बहुत बड़ा। सरकार ने 2020 में BS-4 से सीधे BS-6 में जाने का एक साहसिक निर्णय लिया। तो पहला कथन सही है। और ईंधन में सल्फर की मात्रा कम करने का क्या महत्व है? दूसरा कथन कहता है कि BS-6 ईंधन में BS-4 की तुलना में सल्फर की मात्रा काफी कम, मतलब 10 ppm होती है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। सल्फर सीधे तौर पर पार्टिकुलेट मैटर यानी PM के उत्सर्जन से जुड़ा है। अच्छा। BS-4 ईंधन में सल्फर की मात्रा 50 पार्ट्स प्रति मिलियन यानी 50 ppm थी, ओके। जिसे BS-6 में घटाकर सिर्फ 10 ppm कर दिया गया। ये एक बहुत बहुत बड़ी कमी है और हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। तो दूसरा कथन भी सही है। ये तो वाकई बहुत बड़ी कमी है। और तीसरा कथन SCR तकनीक के बारे में है। इसके बारे में कुछ बताइए। जी, डीजल इंजन नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NOx का उत्सर्जन करते हैं, जो एक प्रमुख प्रदूषक है। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। इसे नियंत्रित करने के लिए BS-6 डीजल वाहनों में SCR और डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर यानी DPF जैसी तकनीकों को अनिवार्य किया गया है। और SCR क्या करता है? SCR तकनीक NOx को हानि रहित नाइट्रोजन और पानी में बदल देती है। तो तीसरा कथन भी सही है। तो इस सवाल में भी तीनों कथन सही हैं? हाँ, तीनों। यह विषय विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नियामक चुनौतियों जैसे मेंस के महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ता है। बिल्कुल। अगला सवाल भारतीय संसद की प्रक्रियाओं से जुड़ा है, विशेष रूप से शून्यकाल पर। शून्यकाल, हाँ। भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता का एक बेहतरीन उदाहरण है ये। पहला कथन है कि शून्यकाल एक अनौपचारिक प्रक्रिया है जिसका उल्लेख सदन की प्रक्रिया के नियमों में नहीं है। हाँ, ये सच है। यह प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है और यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। इसका उल्लेख नियमों की किताब में नहीं है, लेकिन यह एक स्थापित परंपरा बन गई है। ओके। और दूसरा कथन कहता है कि ये संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में भारत का एक अनूठा नवाचार है जो 1962 से अस्तित्व में है। ये भी सही है। ये 1962 में शुरू हुआ एक भारतीय नवाचारी है। तो पहले दो कथन सही हैं। तो फिर तीसरे कथन में क्या गलती है? वो कहता है कि शून्यकाल के दौरान उठाए जाने वाले मामले तत्काल सार्वजनिक महत्व के होने चाहिए और इसके लिए अध्यक्ष को 10 दिन का पूर्व नोटिस देना होता है। यहीं पर गड़बड़ है। ये कथन शून्यकाल के मूल उद्देश्य के ही खिलाफ है। कैसे? शून्यकाल का उद्देश्य ही ऐसे तत्काल महत्व के मामलों को उठाना है जिनके लिए 10 दिन की नोटिस अवधि का इंतजार नहीं किया जा सकता। अच्छा, मतलब अर्जेंट मामलों के लिए। बिल्कुल। सदस्य आमतौर पर उसी दिन सुबह 10 बजे तक नोटिस देते हैं। 10 दिन के नोटिस की आवश्यकता नियमित प्रश्नों के लिए होती है, शून्यकाल के लिए नहीं। तो तीसरा कथन गलत है? हाँ, गलत है। इसका मतलब है कि केवल पहला और दूसरा कथन सही है। यह संसदीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में औपचारिक नियमों के साथ साथ अनौपचारिक परंपराओं के महत्व को भी रेखांकित करता है। सही कहा। चलिए, अब हमारा आखिरी सवाल कला और संस्कृति से है। यह लॉस्ट वैक प्रक्रिया या सिरे पर द्यू के बारे में है। अद्भुत तकनीक है ये। सवाल यह है कि ये प्रक्रिया भारतीय विरासत का हिस्सा कब से है? विकल्प है हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, चोल वंश और गुप्त साम्राज्य। हाँ, तो ये एक अद्भुत तकनीक है जिसका उपयोग धातु की मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। अक्सर लोग इसे चोल काल से जोड़ते हैं। हाँ, उनकी नटराज की कांस्य मूर्तियों के लिए। बिल्कुल। और ये सच है कि चोलों ने इस कला को शिखर पर पहुंचाया। लेकिन क्या इसकी जड़ें और भी गहरी हैं? बहुत गहरी। इस तकनीक का सबसे पुराना उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की मूर्ति है। अरे वाह! हाँ, ये साबित करता है कि ये तकनीक हड़प्पा काल से ही भारत में मौजूद थी। तो मतलब हजारों साल पुरानी है ये। हाँ, इसके बाद मौर्य, गुप्त और बाद के मध्ययुगीन काल में भी इसका लगातार उपयोग होता रहा। तो इसका मतलब दिए गए सभी विकल्प? हाँ, हड़प्पा, मौर्य, चोल और गुप्त ये सभी सही हैं। यह प्रक्रिया इन सभी कालों में प्रचलित थी। यह भारतीय इतिहास में कलात्मक परंपराओं की निरंतरता का एक शानदार उदाहरण है जो हजारों सालों से चली आ रही है। बिल्कुल। तो इन 5 सवालों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए स्थिर ज्ञान को समसामयिक घटनाओं से जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। हाँ,
यूपीएससी की तैयारी सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अलग-अलग विषयों के बीच के संबंधों को समझना है। सही बात है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि कैसे न्यायपालिका का एक फैसला, एक व्यापार समझौता, एक पर्यावरणीय नियम, संसद की एक प्रक्रिया और एक प्राचीन कला तकनीक सभी भारत की वर्तमान और भविष्य की कहानी का हिस्सा हैं। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार, भविष्य में आज के कौन से मुद्दे कल के स्टैटिक सवाल बन जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियम या डेटा गोपनीयता कानून भविष्य के उम्मीदवारों के लिए वैसे ही होंगे जैसे आज इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? ये एक बेहतरीन सवाल है। जो आज करंट अफेयर्स हैं, वही कल का स्टैटिक नॉलेज है। इस नजरिए से तैयारी करना सच में गेम चेंजर हो सकता है।